A very warm welcome to my YouTube channel Let's Know Law। मेरा नाम मनिंदरजीत कौर बोपर है। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक होगा आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 17 जो है वो डील करता है एक कंसेप्ट के साथ, जैसे हम कहते हैं अनटचेबिलिटी, एंड इसका जो मेन मोटिव है वो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो है उसका जो ये इवल है, एक तरह के एक गंदा पार्ट है हमारी सोसाइटी का, ये उसे हम एबॉलिश करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी जो है वो खत्म, जहाँ हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और इसकी प्रैक्टिस जो है किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह अगर हम अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं तो ये फॉरबिडन है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हर किसी को मनाही है कि आप अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं करोगे, किसी के साथ छूत-छात की जो कंसेप्ट है वो आप इन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर ड्यू टू अनटचेबिलिटी किसी भी तरह की डिसेबिलिटी क्रिएट हो रही है और जहाँ फिर एनफोर्समेंट हो रही है उस डिसेबिलिटी की, किसी पर्सन को डिसेबल किया जा सकता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, क्यों? वहाँ पर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हो रही है, तो यहाँ पर उसको एक ऑफेंस माना जाएगा उस प्रैक्टिस को, और उसको अकॉर्डिंग टू लॉ पनिश किया जाएगा। सो दिस वाज द मेन आइडिया बिहाइंड द आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि मैंने पहले भी आप सबको करते स्टार्ट, ओके, अंडर द डिबेट समरी, दैट मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो यहाँ पर हर आर्टिकल जो था उस पर डिस्कशन हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के बीच। तो आज का जो आर्टिकल नंबर 17 है उस समय का आर्टिकल नंबर 11 था, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था 1948 का। उसमें जो आज प्रोविजन है कि अनटचेबिलिटी जो है वो एबॉलिश्ड है, और इसको अगर किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस किया जाएगा तो ये भी फॉरबिडन कंसेप्ट है, इस पर एक रोक है। अगर इस अनटचेबिलिटी को किसी भी तरह अनटचेबिलिटी को प्रमोट करके, इन्फोर्स करके डिसेबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ जो इस पर बने होंगे उनके अकॉर्डिंग पनिशेबल होंगे। सो दीज टू मेजर जो प्रोविजंस थी वो उस समय डिबेट के टाइम और आर्टिकल 11 की फॉर्म में, जो आज 17 है, सेम ही थी जो आज है। सो ये जो ड्राफ्ट आर्टिकल था, आर्टिकल 11 जो आज का आर्टिकल 17 है, इस पर डिबेट हुई थी 21 नवंबर 1948 को, और इसके द्वारा जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी वो एबॉलिश कर दी थी, खत्म कर दी गई थी। तो यहाँ पर इस असेंबली में एक मेंबर जो था, उन्होंने कहा कि हम ये जो वर्डिंग है उसमें एक वर्ड और ऐड कर दें और इस डेफिनेशन ऐड करें हम अनटचेबल की। दैट मीन्स जो अब भी डेफिनेशन यहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब नहीं की कि अनटचेबल्स क्या है कंसेप्ट और कौन है, तो उन्होंने की ये जो थी वो जो कहना चाहते थे कि ये आप अमेंडमेंट की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करो इस आर्टिकल में, तो ये जो अमेंडमेंट जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया था बाय द असेंबली, और जो आज की प्रोविजंस है सही उस टाइम भी वही प्रोविजंस को उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 17। और जो ड्राफ्ट आर्टिकल था आर्टिकल 11 उस समय का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे अडॉप्ट कर लिया ऑन 21 नवंबर 1948 को। Now I just want to clear the concept
अनटचेबिलिटी, जिसे मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाना चाहा था एज एन एक्सप्लेनेशन कि आप इस वर्ड को भी डिफाइन करो, बट चलो बाद में उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया। बट जनरली हम अगर समझना चाहें कि अनटचेबिलिटी होती क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया का है, वहाँ पर जहाँ कोई भी एक्ट है वहाँ पर अनटचेबिलिटी की जो टर्म है वो किसी में भी डिफाइन नहीं की गई कि अनटचेबिलिटी में क्या क्या आएगा। सेकेंडली, अगर हम अपने लेवल पर सोचें, जो सोसाइटी पर ये जो प्रिवेलेंट प्रैक्टिस है उसके बारे में, तो ये एक तरह की सोशल प्रैक्टिस है जहाँ पर कुछ जो डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं उनको नीचा दिखाया जाता है, उन्हें सिर्फ इस बिहाफ पर कि उनका जन्म एक पर्टिकुलर क्लास में हुआ है या एक पर्टिकुलर कास्ट में हुआ है, और उनके साथ एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है किसी भी फील्ड में इस ग्राउंड पर कि आपका जो जन्म है वो एक पर्टिकुलर डिप्रेस्ड क्लास में हुआ है। सेकेंडली, यहाँ पर अगर हम अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट करें तो अनटच वर्ड जो है अपने आप में एक बात कहता है कि यहाँ पर जो पर्सन थे जिनको वो मानते कि ये जो डिप्रेस्ड क्लास से है, बहुत नीचे वाली क्लास से बिलोंग करते हैं, हम ये जो पर्सन हम उन्हें टच नहीं कर सकते, वो हमें टच नहीं कर सकते। अगर वो टच करेंगे तो वो किसी तरह जो हमें पॉल्यूट कर देंगे, हमें गंदा कर देंगे। सो फिजिकल टच जो थी उसे कंसिडर किया जाता है एज कि वो पॉल्यूट करता है किसी और पर्सन्स को जो ऊंची जात के थे। सच कास्ट विच वर कॉल्ड अनटचेबल्स, जिन्हों को अनटचेबल्स कहा जाता था, क्लासेस को, कास्ट को, के जो है वो उनको इतना भी अधिकार नहीं होता था कि वो जनरल जो सोसाइटी थी, ऊंची सोसाइटी थी, उनके सेम जो कुएं थे उनमें से वो पानी निकाल सकें, और उनको इतनी भी इजाज़त नहीं होती थी सोसाइटी के इक्वलेंट कि वो सोसाइटी में जो उस समय के जो पॉन्ड थे, जहाँ टैंक्स वगैरह थे जिन्हों में पानी भर कर रखा जाता था, उनको वो यूज़ करने नहीं देते थे। वो सिर्फ हायर कास्ट जो क्लास थी सोसाइटी में, सिर्फ उन्हें परमिशन थी यूज़ करने की। सिर्फ उनका बर्थ जो था एक पर्टिकुलर सोसाइटी, जहाँ हम कह सकें क्लास और जो कास्ट में हुआ था, तो उनको एक तरह से अनटचेबल्स माना जाता था कि आप हमारे पास भी नहीं आ सकते, और जो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो पब्लिक नेचर की हैं, वो आप जस्ट ड्यू टू योर बर्थ इन दैट सोसाइटी और क्लास, वो आप उन तक एक्सेस नहीं कर सकते। इवन कुछ केसेस ऐसे भी थे जहाँ पर इन पर्सन्स को, जिन्हें डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था, जहाँ हम बोले कि वो एक पर्टिकुलर नीची जो नीवी क्लास थी उससे बिलोंग करते थे, तो उनको इवन टेम्पल्स जो थे, मंदिर वगैरह थे, उन्हों में भी अलाउड नहीं किया जाता कि आप उनमें एंट्री कर सकते हो और पूजा कर सकते हो। ड्यू टू दिस डिसेबिलिटी को उनको अनटचेबल्स माना जाता था। तो यहाँ पर एक तरह से क्लियर वॉयलेशन हो रही थी ह्यूमन राइट्स की, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने इस कास्ट और क्लास में बर्थ लिया था, बट ये जो उनका ह्यूमन डिग्निटी का कंसेप्ट था वो वॉयलेट हो रहा था। तो सो दैट्स वाई इस स्पेसिफिक रीजन के कारण कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 को उन्होंने ऐड कर दिया कि आप किसी भी तरह किसी पर्सन के साथ अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर करोगे तो स्पेसिफिक लॉज के अंडर आप उसमें पनिशेबल होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, आर्टिकल 14 जो एक वर्ड के बारे में बात करता, पर्सन्स जनरली, दैट मीन्स वो इक्वालिटी का राइट जो है वो पर्सन्स के लिए है, चाहे वो सिटीजन है चाहे वो नॉन सिटीजन है, वो अगेंस्ट है स्टेट के, वो राइट एप्लीकेबल होता है अगेंस्ट द स्टेट। ऐसे ही आर्टिकल 15 एंड 16 वो जो डील करते हैं सिटीजन्स के साथ, और वो भी हम इन प्रैक्टिस लाते हैं अगेंस्ट द स्टेट। बट यहाँ पर जो आर्टिकल 17 है
वो डायरेक्ट किया जाता है अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन्स। आप सबको तो मालूम है जैसे स्टेट तो चलो एक अथॉरिटी है, बट यहाँ पर सोसाइटल लेवल पर उन्होंने सोचा कि स्टेट जो है वो तो है, बट जो अदर पर्सन्स हैं सोसाइटी में हैं वो जनरली आपस में ये जो प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं। तो उन्होंने इस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया कि कोई भी पर्सन, कोई प्राइवेट पर्सन्स भी ये काम नहीं कर सकते। तो और अगर हम बात करें कि ये किन के अगेंस्ट डायरेक्ट किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगी दिस इज अगेंस्ट एवरी इंडिविजुअल इन द इंडिया। सो देयर वाज अ केस जिसे हम कहते हैं, जिसका नेम है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि whenever a fundamental right contained in Article 17, 23 or 24 was being violated by a private individual, it would be constitutional obligation of the state to take necessary steps to interdict such violation and ensure that such person should respect the right merely because the aggrieved person could himself protect or enforces invaded fundamental right did not absolve the state from its constitutional obligations। जनरली इस जो केस था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और आर्टिकल्स प्लस आर्टिकल 17 के बारे में बोला। वो दो आर्टिकल थे 24 एंड 23 और 17 इवन। उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल अगेंस्ट एप्लीकेबल हो रहा है प्राइवेट इंडिविजुअल, इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ अगर लड़ सकता है तो स्टेट की प्रोटेक्शन देना बनता नहीं है। उन्होंने कहा अगर ये जो अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल है, प्राइवेट पर्सन है, बट स्टिल स्टेट जो है उसकी एक ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्लिगेशन है उसको परफॉर्म करे और इस प्रैक्टिस को रिस्ट्रिक्ट करे। So this was the case। आगे हम बात करेंगे केस की। So in the case देवराजा वर्सेस पद्मनाभ, जो टर्म थी अनटचेबिलिटी को उसको डिफाइन करने की कोशिश की गई बाय द कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि ये जो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट है वहाँ पर वो जो एक्ट है वो फेल हो गया है इस वर्ड को डिफाइन करने में। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो आर्टिकल 17 जिसमें वर्ड यूज हो रहा है अनटचेबिलिटी, इसे हमें लिटरल सेंस में ही नहीं लेना चाहिए। दैट मीन्स जो ग्रामेटिकल सेंस आप उसको ना लो, बल्कि आप इस वर्ड को अंडरस्टूड करो, समझो उस प्रैक्टिस की जो सोसाइटी में प्रिवेलेंट है और इस कंट्री में हिस्ट्री में जो भी हो रहा है इस प्रैक्टिस के नेम पर, वो सब कुछ इस टर्म को इंडिकेट करेगा कि ये जो चीज़ें हैं वो अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। सो दिस वाज द केस। आगे हम बात करेंगे एक और कंसेप्ट के बारे में। अगर हम बात करें आर्टिकल 35 की, तो अगर हम आर्टिकल 35 को पढ़ते हैं विद आर्टिकल 17, तो ये पार्लियामेंट पर एक पावर कन्फर करता है कि आप वो लॉज बनाएं जहां पर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस के रिगार्डिंग पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई हो। सो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया, बनाया एक लॉ और एक्ट बनाया जिसे हम कहते हैं अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। सो इन 1917 ये जो एक्ट था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, इसे मोर स्ट्रिक्ट बना दिया गया और इसे रीनेम कर दिया गया और एक न्यू नेम दे दिया गया जिसे बोला जाता है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो यहाँ पर इस एक्ट में डिफाइन किए गए हैं सिविल राइट as any right accruing to a person by reason of the abolition of untouchability by Article 17 of the Constitution। जो भी सिविल राइट जहाँ पर अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात की गई है एज द 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर इस एक्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जो ऑफेंसेस किए जाएंगे जिसे
जिससे अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, जब बनता होगा, वो सारे ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन कंपाउंडेबल बना दिए गए हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये जो एक्ट है डिस्क्राइब करता है पनिशमेंट, कि अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को किसी पब्लिक वर्शिप वाली जगह में एंट्री करने से रोक रहा है, जो जहाँ पे प्रिवेंट कर रहा है, और वहाँ पर उसे वर्शिप नहीं करने दी जा रही, दैट मीन्स पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा है, और जहाँ फिर वो किसी तरह उस पर्सन को डिनाई कर रहा कि आप इस शॉप में नहीं जा सकते बिकॉज आप बिलोंग करते हो टू द सर्टेन कैटेगरी ऑफ सोसाइटी, जहाँ कास्ट जहाँ क्लास कह सकते हैं, जहाँ फिर वो रोक रहा है किसी पर्सन को पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने के लिए, होटल्स जहाँ प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में जाने के लिए, जहाँ फिर वो पर्सन जो है वो रिफ्यूज कर रहा है किसी पर्सन को एडमिट करने के लिए हॉस्पिटल्स में, और जहाँ फिर वो जो पर्सन है किसी पर्सन को चीज़ें सेल करने से रिफ्यूज़ कर रहा है, जहाँ फिर उसको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने से रोक रहा है, जस्ट ऑन दिस बिहाफ के आप क्या हो अनटचेबल हो, आप इस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हो, आप इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो। तो ये जो सारी प्रिवेंशन होगी, जो सारा उसका रिस्ट्रिक्शन होगी, वो बन जाएगा एक ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1 to 2 ईयर की इम्प्रिजनमेंट उसे दी जा सकती है। सो यहाँ पर अगर किसी भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को जो शेड्यूल कास्ट से डील करता है और जहाँ फिर शेड्यूल कास्ट का मेंबर है उसे इस ग्राउंड पर कि वो अनटचेबल है, और वो जो प्रीचिंग हो रही है अनटचेबिलिटी के और जो जस्टिफाई कर रहा है हिस्टोरिकल फिलोसफर रिलीजियस और अदर ग्राउंड, तो वो सब क्या होगा, एक क्राइम होगा। अगर कोई भी पर्सन इन कास्ट को, शेड्यूल कास्ट को इस अनटचेबिलिटी के ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्ट करेगा तो वो भी एक तरह का क्राइम ही माना जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर पॉज कर। टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, आप इन ऑफेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, जहाँ जो एट्रोसिटीज हो रही हैं अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि उनको भी नीचा ही देखा जाता था, उनको भी सोसाइटी में वो लोअर लेवल की सोसाइटी माना जाता था, और इस बिहाफ पर उनके साथ भी अनटचेबिलिटी किसी न किसी तरह प्रैक्टिस में लाई जाती थी। तो यहाँ पार्लियामेंट ने एक और एक्ट बनाया जिसे हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989। सो इस एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट ने उन ऑफेंसेस जो इस कंसेप्ट से डील करते होंगे उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई, और जो पर्सन जिनके साथ एट्रोसिटीज हो रही हैं अनटचेबिलिटी के बिहाफ पर, जहाँ फिर उनके साथ किसी तरह का ऑफेंस हो रहा है अनटचेबिलिटी के बेस पर, तो उनको रिलीफ देने के लिए और उन विक्टिम्स को रिहैबिलिटेट करने के लिए यहाँ पर स्पेशल जो प्रोविजन थी वो प्रोवाइड की गई थी। इवन इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई हिंदू एससी दैट मीन शेड्यूल कास्ट का जो पर्सन है, जहाँ हिंदू एसटी दैट मीन शेड्यूल ट्राइब का पर्सन है, वो कन्वर्ट कर लेता किसी और रिलीजन में दैट मीन्स एक्सेप्ट हिंदू रिलीजन, तो कन्वर्जन के बाद भी अगर इस बिहाफ पर कि ये पर्सन जो है पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता था, पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता था, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत नीची थी और लोअर लेवल की थी, तो इस बिहाफ पर भी उसको इस एक्ट के अंदर उस पर्सन को जो अनटचेबिलिटी का अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा उसे पनिशेबल किया जाएगा। सो आगे हम बात करेंगे एक और एक्ट की जिसे हम कहते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट 1976। जैसे कि हमने पहले बोला था कि जो पहला
एक्ट आया था, द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, इसे ही अमेंड कर कर एक न्यू नेम दे दिया गया था, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट 1976। और यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने अपना जो कंसेप्ट था वो स्ट्रिक्ट कर दिया था पनिशमेंट का। तो यहाँ पर जो इंक्रीज की गई थी पनिशमेंट टू 2 years एंड जो पेनल्टी थी वो भी ₹2000 की, और जो दोनों जो थे वो प्रोवाइड किए जा सकते थे अगर चार्जेस प्रूव हो जाते थे कि उन्होंने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस की है। आगे हम बात करेंगे एक केस की जिसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ MP एंड अनदर वर्सेस राम कृष्णा बलोथिया एंड अदर। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट है उसका सेक्शन 18 है जो नॉन अवेलेबल बना रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो एंटीसिपेटरी बेल की प्रोविजन है वो इस एक्ट पर आल्सो एप्लीकेबल नहीं होगी। सो इन केस स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इन गेल, सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया था कि अगर ये जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की कंटिन्यू रही तो ये एक तरह की स्लेवरी की ही फॉर्म हो जाएगी इनडायरेक्टली, और इससे इस प्रैक्टिस के साथ सिर्फ एक्सटेंशन होगी कास्ट सिस्टम की, और इस प्रैक्टिस के साथ कास्ट सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और उसको और जो रिजिड फॉर्म है वो सोसाइटी में क्रिएट हो जाएगी। सो इसे रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। आगे हम बात करें सुहासनी बाबन केत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो इस केस के अकॉर्डिंग द कंप्लेनेंट वॉज 30 years old वुमेन। जो कंप्लेनेंट थी वो 30 साल की एक वुमन थी। Her credit has had no bad antecedents. She was a mother of 3 children. The youngest one was 1 year old. The alleged occurrence occurred because of impulsive action, and all of a sudden the alleged utterance were probably from the momentary rising in temper. She was detained for 3 years. As per the severity of the crime, it was considered unfair to bring her off to jail, so she was released under the probation that has been served in the interest of the justice, even if the mandatory term was of 1 month. तो यहाँ पर एक लेडी जो थी उसका केस था अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग। आगे हम बात करेंगे सफाई कर्मचारी आंदोलन एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। सो इस केस के अकॉर्डिंग एक रिट जो थी वो फाइल की गई थी अंडर आर्टिकल 32 बाय द पिटिशनर, जहां पर उन्होंने प्रेयर की थी कि आप इन्फोर्स कर दो मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 जो लाया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन टेरिटरी। सो यहाँ पर इस केस में बहुत सारी डायरेक्शंस जो थी इशू की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो थी कि आप जो ये मैनुअल स्कैवेंजर्स के जो पर्सन्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के बारे में सोचो, और जो उनके बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देने के लिए प्रोविजन बनाओ। थर्डली, आप 1 टाइम कैश असिस्टेंस तो इन स्कैवेंजर्स को प्रोवाइड करो। फोर्थली, जो इन मैनुअल स्कैवेंजर्स के फैमिली का एक मेंबर है एटलीस्ट उसे आप स्किल्स या ट्रेनिंग प्रोवाइड करो कि आप अपनी लाइवलीहुड अच्छी तरह से अर्न कर सको। फिफ्थली, आप इन पर्सन को जब भी चाहो लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करो, और अगर किसी भी तरह हर सेवर में जब अगर डेथ हो जाती है तो आप प्रोविजन बनाओ कंपनसेशन के रिगार्डिंग। हम बात करेंगे मैनुअल स्कैवेंजर्स की, तो वो पर्सन्स जो खुद टॉयलेट के और जहाँ फिर गंदे जो पानी वगैरह होते हैं उनके गड्ढों में वो जाते हैं
without the help of necessary instruments and the necessary clothing etc, without safety even। तो अक्सर ये जो पर्सन है वो जो काम करते हैं वो डील करते हैं उन क्लासेस से जिन्हें हम अप्रेस्ड क्लासेस कहते हैं, जहाँ पर जिन क्लासेस के साथ ज़्यादातर अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस वो हो ही जाती है सोसाइटी के द्वारा। और ये जो अप्रेस्ड क्लास है उनको उन्होंने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की है कि आप उनको एक बेटर लाइफ दो, अगर ये जो काम है गवर्नमेंट की तरफ से करवाया जा रहा है तो। आगे हम बात करेंगे एक और केस की जिसका नाम है एशियाड प्रोजेक्ट वर्कर्स केस। तो यहाँ पर PUDR filed a case against the Delhi administration, People Union for Democracy, जिसे हम कहते हैं PUDR। ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्म की गई थी इस पर्पस के साथ कि आप प्रोटेक्ट करोगे द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो यहाँ पर इन्होंने कमीशन किए 3 सोशल साइंटिस्ट इंक्वायर करने के लिए कि आप कंडीशंस चेक करो कि वर्कमैन जो हैं वो किन वर्किंग कंडीशंस में जो एशियाड प्रोजेक्ट है उनमें काम कर रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्वायरी के बाद ये जो PUDR थी, दैट मीन्स पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट थी, उन्होंने एड्रेस किया जस्टिस भगवती। उन्होंने एक लेटर भेजा जस्टिस भगवती को बाय राइटिंग अ लेटर अबाउट द वेरियस वायलेशन ऑफ लेबर लॉ। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लेबर लॉ की बहुत सारे नंबर ऑफ लेबर लॉज की वायलेशन जो है वो हो रही है, और ये जो थे एशियाड प्रोजेक्ट थे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर को कन्वर्ट कर दिया एज अ रिट पिटीशन एंड इशू किया नोटिस टू द यूनियन ऑफ इंडिया को की जो गवर्नमेंट थी उनको नोटिस इशू किया, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को एंड दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी इवन। सो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो वायलेशन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, और जो फीमेल वर्कर्स हैं जिन्हें लेस पे किया जा रहा है एज कंपैरिजन टू मेल वर्कर्स, और उनकी जो अमाउंट है वो भी मिसअप्रोप्रिएट की जा रही है बाय द जमादार, इनके बारे में आप एक्शन लो। ये सब कुछ क्या है, वायलेशन है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। सो जो वर्कर्स हैं उन्होंने कहा कि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं और इनको अनटचेबल्स एज अ ट्रीट किया जा रहा है, और उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप विदाउट वेजेस आप काम करो। सो सुप्रीम कोर्ट ने एंड में कहा कि ये जो सारा उनके साथ वायलेशन हो रही है एज अ अनटचेबल उनको प्रैक्टिस हो रही है, ये सब एक तरह की वायलेशन है आर्टिकल 17 एंड द आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दिस वाज द होल स्टोरी एंड द कंसेप्ट ऑफ द आर्टिकल 17। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप मेरे साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और अदर लीगल जो कंसेप्ट हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहते हो, उनके बारे में जानना चाहते हो, मेरे साथ ये जर्नी शेयर करना चाहते हो नॉलेज की, तो आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और आज के लिए इतना ही एंड शुक्रिया।